हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले किरी इंडस्ट्रीज के बारे में और आज के दिन ये स्टॉक काफ़ी गिरावट हमको दिखा रहा है और ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी इस पर काफ़ी बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आज के दिन की गिरावट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और साथ में आगे ये शेयर के अंदर क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम आज इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिखा देता हूँ आज के दिन जो गिरावट है, यहाँ पर देख सकते हो। और वेबसाइट और बाकी चीज़ों के बारे में या कंपनी के बारे में डिटेल में मैंने पहले भी बता चुका हूँ, तो आप मेरे लेटेस्ट जो इसके बाद पहले का वीडियो है वो आप देख सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन ये 4.30% ये गिरा है, यानी 12 साढ़े 12 रुपीज़ या 13 रुपये के आसपास गिरा है। ये ज़्यादा गिर चुका था आज के दिन में। लो मार के यहाँ पर 280 के आसपास का ये लो मार के ऊपर आया है फिर से। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये गिरावट दिखाई है इसने। और यहाँ पर 5 दिन में देखो तो 5 से 6% ये 5 दिन के भी गिरावट है। और एक महीने की गिरावट देख लो, 24% या 25% के आसपास की गिरावट ये स्टॉक के अंदर हुई है, यानी लगभग 100 रुपये के आसपास या 95 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर ये गिरा है। और 6 महीने के अंदर देख लो लगभग यहाँ पर 39%, लगभग 40% के आसपास ये 6 महीने के अंदर गिरा है। 6 महीने भी नहीं तो जस्ट ये जनवरी से अभी तक ये 39% गिरा है। ये जनवरी है YTD, यानी जनवरी से स्टार्ट होता है। तो जनवरी में देखो इसका प्राइस 469 के ऊपर था, आज उसका प्राइस देखो 285 है। तो यानी लगभग काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक गिरा है। और उसके पीछे की वजह मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि उसके बारे में नेगेटिव न्यूज़ ये था कि जिस पर जिनके साथ इनका जो यहाँ पर कंपनी है और कोर्ट केस चल रहा है, यहाँ पर डायस्टार टेक्सटाइल फार्मेन जो कंपनी है या अदर जो इसके पार्टनर या जॉइंट वेंचर जो कंपनी थी, उसके साथ इसका ऑलरेडी कोर्ट में प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके यहाँ पर जो सामने वाली पार्टी है उसको ये कंपनी को पेमेंट देना था। ठीक है, उनसे ड्यू था, उनसे पैसा किरी इंडस्ट्रीज को आना था, लेकिन वो उन्होंने पैसे पेमेंट किया नहीं। उस वजह से देखो कंपनी को थोड़ा ये लॉस में ये गिना गया। ठीक है, तो और नेगेटिव चीज़ में गिना गया। ठीक है, तो कोर्ट केस तो ये जीत गई थी, लेकिन उन्होंने पेमेंट ना करने की वजह से ये कंपनी का थोड़ा यहाँ पर नुकसान हमको देखने मिला था। ठीक है, तो जैसे ही न्यूज़ नेगेटिव देखने मिली, सुनने मिली, तो वैसे ही यहाँ से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर गया। तो ये एक वजह होती है, कोई ना कोई रीज़न कंपनी के लिए काफ़ी है जो मार्केट में शेयर को बढ़ा भी सकता है और गिरा भी सकता है। तो वो न्यूज़ का इम्पैक्ट यहाँ पर गिरा और उस वजह से स्टॉक भी गिर गया। और ऊपर से बाकी जो चीज़ें होती है उसके फंडामेंटल चीज़ें होती है, तो फंडामेंटल भी थोड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर फंडामेंटल भी यहाँ पर देख सकते हो। तो ये फंडामेंटल और नेट इनकम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इतनी सारी चीज़ें ईयर ऑन ईयर गिर रही है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है किसी भी स्टॉक को गिरावट में देखने के लिए। गिरावट उसी में ये रीज़न की वजह से भी गिर जाती है। ठीक है, तो ये है एक प्रॉब्लम, तो ये वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। तो मेन मैं फंडामेंटल को मानता हूँ, बाकी जो न्यूज़ होती है 1 दिन की होती है, 2 दिन की होती है, उसके बाद जो स्टॉक जो परफॉर्म करता है उसके फंडामेंटल पे करता है। ठीक है, तो जिसके फाइनेंशियल्स अच्छे उसके प्रॉफिट अच्छे होंगे। ठीक है, एक टाइम पे ये देखो 1 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो ये 500 के ऊपर का शेयर था, ये 500 के रेंज में था और 550 यहाँ पर भाव देख सकते हो। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा देखो गिरावट हमको देखने मिली है। ठीक है, 5 साल पहले की बात करेंगे, 5 साल में भी इसने कंटिन्यू यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये गिरावट में ही है। ठीक है, इसने प्रॉफिट दिया ही नहीं है, आपको यही नज़र आएगा। तो ये प्रॉफिट यहाँ पर देखो मैक्स में थोड़ा बहुत प्रॉफिट है 85%, लेकिन कब से? तो लगभग 2008 से। अगर कोई 2008 से इन्वेस्टेड है उसका पैसा डबल भी नहीं होता है। ठीक है, यानी ये स्टॉक ने कुछ अच्छा रिटर्न दिया ही नहीं। इससे अच्छा आप सोचोगे कि इससे अच्छा बैंक में पड़ा रहता हो, परवड़ जाता, लेकिन यहाँ पर कोई रिटर्न्स ये स्टॉक ने अच्छे दिए हुए नहीं है। तो ये ही रीज़न होता है जो इन्वेस्टर को या बाकी जो नए लोग होता है उनको डिमोटिवेट करता है। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, देखो ये यहाँ पर जो खरीदता है, यहाँ पर जो लो नज़र आ रहा है 81 का और यहाँ पर निकल जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा यानी 10 गुना पैसा कमा के निकल जाता है। फिर से वहाँ नहीं बेचता है तो फिर से वही उसका बुरा हाल होता है। तो यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कब खरीदना है कब बेचना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर उन्होंने नहीं बेचा तो देखो 6-7 रुपये का शेयर बन गया। 6-7 पे अगर किसी ने खरीदा तो उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसका भी यहाँ पर देख सकते हो 6-7 रुपये का 70 भी हो जाता है तो 10 गुना हो जाता है। और यहाँ पर 700 हो जाता है या 500 भी हो जाता है तो
काफ़ी ज़्यादा 100-200 गुना हो जाता है। तो ये इस टाइप के रिटर्न्स चाहिए रहते हैं, या 200-300 गुना अगर आपको रिटर्न्स चाहिए रहते हैं, तो सही भाव पे आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और उतनी हिम्मत होनी चाहिए लो भाव पे खरीदने की, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेनी स्टॉक बन गया था। तो कभी कभी बोलते पेनी स्टॉक रिटर्न अच्छे देता है, कभी नहीं देते, लेकिन ये स्टॉक ने दिया था। लेकिन देखो काफ़ी अप डाउन भी देखने मिलता है। ऐसा नहीं कि आप एक बार इन्वेस्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको ग्राफ ऊपर की तरफ ही दिखेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर अप डाउन भी काफ़ी बार दिखाया है, उतना पेशेंस होना भी चाहिए, ठीक है। तो अभी की गिरावट में हम तो पेशेंस रखे हुए, अभी जो गिरावट हमको देखने मिल रही है, तो ये गिरावट में पेशेंस रखा है, इसके बाद भी ऊपर जाएगा और अभी भी मेरी खरीदारी चल रही है। बाकी यहाँ पर फंडामेंटल चीज़ें अगर दिखाओ और बाकी जो नॉर्मल चीज़ें दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो, तो इसका पी अच्छा नज़र आता है। इसका अभी ये तो लो पे मिल रहा है, तो ये बाइंग के लिए अच्छा ही नज़र आएगा, ठीक है। आरओसी आरओई भी अच्छा नज़र आ रहा है, ईपीएस काफ़ी अच्छा, अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टमेंट के लिए। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर को और कॉन्फिडेंस दिलाती है कि यहाँ पर ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा नुकसान नहीं है, ठीक है। और बुक वैल्यू सही है, इसका डेटर्स डेज अच्छे हैं, ठीक है। तो ये सारी और नेगेटिव चीज़ें भी है कंपनी के अंदर। सेल्स ग्रोथ खराब है 5 साल से, प्रोमोटर की होल्डिंग कम है। तो नेगेटिव भी चीज़ें होती है, पॉजिटिव भी होती है, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा हमको अगर इन्वेस्टेड रहना है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखना है, लेकिन मेजोरिटी चीज़ें क्या अच्छी है इसके अंदर ये ज़रूरी होता है। देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये स्टॉक देखो कंटिन्यूसली यहाँ पर गिरावट हमको नजर आ रही है। 315 से यहाँ पर 298, फिर 109। तो यहाँ पर अप डाउन काफ़ी। यहाँ पर 2021 में थोड़ा अच्छा, यहाँ पर क्वार्टरली दिसंबर 2021 में थोड़े अच्छे रिजल्ट आए थे, सेल्स हुए थे, और यहाँ पर प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा हुआ था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट में गिरावट हमको देखने मिली, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर देख सकते हो 2011 से लेकर अभी तक कंपनी के सेल 3600 करोड़ के हुआ करते थे। देखो उसके बाद तो सेल्स में काफ़ी गिरावट हमको देखने मिली। फिर भी यहाँ पर मार्च 2022 में अच्छे थे, 1400 या 1500 करोड़ के आसपास का कंपनी ने सेल किया था। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर देखो दो तीन बार तो स्टार्टिंग में यहाँ पर कंपनी ने 2-3 साल तो लॉस किया है, उसके बाद अच्छा खासा प्रॉफिट किया है और कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। 10 साल में कंपनी ने लगातार 43% के रिटर्न दिए, ये सबसे बेहतर है। 10 साल से अगर कोई भी इन्वेस्टेड होता तो उसको कंटिन्यू समझ लो हर साल 43%, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है। इतने प्रतिशत अगर रिटर्न आपको कोई बैंक नहीं देती, कोई चीज़ नहीं देती, तो उसके बाद तो ये गिरावट होना ज़रूरी है, या होता भी है, करेक्शन आना एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि इतने 10 सालों से इतने अच्छे रिटर्न देते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है या सेल्स में थोड़ी गड़बड़ी होती है, तो लोग यहाँ पर बेचना चालू कर देते हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में ये स्टॉक यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये इसका जो रिजर्व है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रिजर्व काफी अच्छा है, और लोन कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो लोन कम हो रहा है, रिजर्व बढ़ रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है। तो इसमें आपको डरने की कोई बात है नहीं। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो देखो प्रमोटर का यहाँ पर उन्होंने पहले ही नेगेटिव चीज में बताया कि ये इनकी होल्डिंग कम हो गई है, ठीक है। तो कोई ना कोई वजह हो सकती है होल्डिंग कम होने के पीछे, कि उनको कर्जा कम करना है या कोई अदर रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी स्टॉक गिरावट में है तो वो खुद भी प्रमोटर खुद खरीद भी सकते हैं। ऐसा भी होता है कि स्टॉक को अगर गिर जाता है या कोई रीजन से गिर जाता है, तो वो टाइम पे प्रमोटर वो स्टॉक को खरीद भी लेते हैं। और एफआईएस की बात करेंगे, देखो सबसे ज़्यादा एफआईएस भी इसमें इन्वेस्टेड है 48%। तो ऑनर वही हो गए, ज़्यादा से मेजॉरिटी स्टॉक उनके पास ही है और बाकी पब्लिक के पास। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो सभी का अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है, खाली डीआईएस का काफ़ी कम है, ठीक है। और मेरी बाइंग और मेरा क्या रिटर्न चल रहा है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट है। देखो ये स्टॉक भी देखो कुछ जो प्रॉफिट में चल रहा है, प्रॉफिट में देखो बहुत छोटे छोटे स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न दे देते हैं। ये पेनी स्टॉक है, जीएमआर इंफ्रा, मीडिया मैट्रिक्स, ये बहुत छोटे छोटे स्टॉक है। और यहाँ पर प्राइस देख लो, सस्ते भाव पे खरीदे हुए, रिटर्न अच्छे देते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ अच्छे भाव पे रहते, बड़े महंगे रहते हैं, बट उनसे ज़्यादा रिटर्न हमको मिलते नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये काफ़ी टाइम पर ये ऊपर थे, लेकिन अभी देखो मार्केट जो गिरावट दिखा रहा है कंटिन्यू, उसने इसको नीचे लाया है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पर पोर्टफोलियो का हाल हुआ है। कोई कोई स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, कुछ कुछ डाउन पे है, ठीक है। तो उसके अंदर ये 35% के आसपास का ये भी डाउन पे है, ठीक है। और इसमें मैं डाउन पे हमेशा खरीदते जाता हूँ। यहाँ पर किरी इंडस्ट्रीज का नाम दिख रहा है, जो है मैं यहाँ पर रियलिटी बताने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं लॉस करता हूँ, यहाँ पर प्रॉफिट के रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा है। इन्होंने भी काफ़ी टाइम पहले लॉस दिया था, लॉस दिखा रहे थे, दिया नहीं था लेकिन लॉस दिखा रहे थे, इनमें से प्रॉफिट लिया है। अगर मैं ये सारे स्टॉक आज भी रखता तो ये देखो लॉस होते, तो मैं प्रॉफिट यहाँ पर देखो प्रॉफिट बुक किया है। तो यहाँ पर ये करना पड़ता है,
नहीं तो ये दिन देखने पड़ते, फिर से ये लॉस देखने मिलते हैं। इसीलिए मैं प्रॉफिट बुकिंग करते रहता हूँ। जितना मुझे लगता है मिनिमम तो मिनिमम 21 मिनिमम लेता हूँ। उससे ऊपर भी अगर कोई स्टॉक में स्पीड में रिटर्न निकल रहे, अच्छा न्यूज़ में है, तो उसको थोड़ा और होल्ड करके थोड़े ज़्यादा रिटर्न भी ले लेता हूँ। किसी किसी स्टॉक में और ज़्यादा हो जाता है, जैसे यहाँ पर डिलीगेंट मीडिया है, चंबल फर्टिलाइज़र है, तो देखो 400% से ज़्यादा के रिटर्न है। तो यहाँ पर ये दिखाने का मकसद यही है कि यहाँ पर देखो आप लॉस देख के आप नेगेटिव हो जाते हो, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे स्टॉक में से खुद प्रॉफिट करते आया हो और यहाँ पर प्रॉफिट भी चल रहा है। और बहुत सारे स्टॉक में से सामने सामने यहाँ पर जब से चैनल है तब से मैंने बताते भी आया हूँ, स्टॉक सामने लिया भी है, यानी मैंने बताया कि ये टाइम पे मैंने इन्वेस्ट किया है और बेच के भी दिखाया है। तो काफ़ी स्टॉक के बारे में लास्ट मैंने आरईसी बेचा था, यहाँ पर प्रॉफिट के यहाँ पर दिख जाएगा। तो लास्ट का कौन सा स्टॉक है, तो सारे स्टॉक के बारे में मैंने देखो लास्ट यहाँ पर आरईसी है। तो आरईसी अगर आज मैं रखता तो 11% प्रॉफिट होता, लेकिन उसके पहले मैं 21% लेके निकल गया हूँ। तो ये ज़रूरी होता है, तो इस वजह से निकलना पड़ता है। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन मार्केट काफ़ी यहाँ पर गिरावट में हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट जो है यानी निफ्टी जो है हाई से इसके 5.5% डाउन पे है और यहाँ पर इसने लो से अच्छी खासी रिकवरी की है। ठीक है, और निफ्टी के हिसाब से ही अगर मार्केट बाकी भी शेयर चलते हैं तो मार्केट ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी स्टॉक आज इसीलिए गिरा भी है। और मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस देखो, एवरेज प्राइस इतना आ रहा है 434 का जो है प्राइस यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके पहले जो भी थोड़ा हाई प्राइस रहेगा तो वहाँ से मैंने इसको खरीद के थोड़ा और नीचे के प्राइस पे लाया हूँ। जो रियलिटी है वो बताऊंगा, ज़्यादा यहाँ पर कोई चीज़ें बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा। ठीक है, जो रियल है, क्योंकि रियलिटी पे मैं बिलीव करता हूँ, बाकी जो फेक चीज़ें बताने वाले लोग दुनिया में बहुत सारे पड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो मैंने टारगेट रखा है 525 का, मिनिमम इतना टारगेट रखता हूँ। ये बैंक रिटर्न से भी अच्छे हैं, बाकी सबसे अच्छे। कभी कभी ये स्टॉक देखो, बहुत सारे स्टॉक एक वीक में भी 21% देते, एक दिन में भी देते, एक दिन में तो 20% देते, लेकिन 1-1.5 दिन में देते, 2 दिन में देते हैं। तो इस तरीके से रिटर्न मिल भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी अगर शेयर गिरता है तो गिरने के बाद उसको और स्पीड में भागना पड़ता है। यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देख लो 84% दिख रहा है, ये 34% गिरा है। लेकिन यहाँ पर मेरा टारगेट आने के लिए उसको 84% बढ़ना पड़ेगा। यानी देख लो कितना स्कोप है इसके अंदर, यहाँ पर ये मुझे नजर आ रहा है। इसलिए ये स्टॉक को मैं खरीदते तो जा रहा हूँ। आज भी गिरावट थी तो आज भी मैंने कुछ शेयर्स खरीदे, तो हर एक गिरावट में इसको खरीदते रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आज खरीदने के बाद इसका प्राइस जो है वो कल अपडेट होके आएगा कि कौन से प्राइस पे अभी उसका भाव है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखोगे तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी स्टॉक एक साल के अंदर 50% गिरा है, लेकिन यहाँ पर मैं 34 पे हूँ। और यहाँ पर हाई इसका 565 का है, लेकिन मैंने रखा है 525 का यहाँ पर टारगेट रखा है। यानी मैंने हमेशा से जो 52 वीक हाई होता है उसके आसपास की टारगेट होता है, कभी उससे ज़्यादा भी होता है, उससे कम भी होता है, लेकिन जो अचीवेबल टारगेट्स हैं वही टारगेट्स होते हैं। ठीक है, तो टारगेट जल्दी अचीव होने के लिए उसको हमें ज़्यादा टाइम होल्ड भी करना पड़ता है। तो ऑलरेडी गिरावट होती है तो इसीलिए लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि उनको और भी लॉस नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट में स्टॉक को ज़्यादा बढ़ना पड़ता है। अगर गिर जाता है तो जितना ज़्यादा गिरेगा उतना ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, क्योंकि हर एक स्टॉक, हर एक शेयर इसी तरीके से परफॉर्म करेगा। आप कोई भी स्टॉक में घुसो, कोई भी शेयर में घुसो, क्या पता आपने इन्वेस्ट किया वो टाइम से वो गिरना चालू हो। तो स्टॉक अच्छा है तो आपको होल्ड करना चाहिए। और अगर लगता है आपके पास बैकअप में पैसा होना चाहिए, जब भी ऐसी गिरावट आती है, कोई भी बैड न्यूज़ आ सकती है कोई भी स्टॉक के बारे में, या तो निकलो या तो एवरेज कर सकते हो। तो मेरा स्ट्रैटेजी मेरा हमेशा है कि मुझे लॉस बुक करना पसंद नहीं, इसलिए मैं प्रॉफिट के ही चक्कर में रहता हूँ। चाहे वो कंपनी बंद भी पड़ जाए तो मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये स्टॉक के अंदर मेरे पोर्टफोलियो का जस्ट यहाँ पर 5% के आसपास का यहाँ पर मेरा फंड लगा है। तो लगभग 5%, कुछ यहाँ पर ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, तो लगभग 5% के आसपास का यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर फंड लगा है। यानी मुझे लॉस भी होगा तो समझ लो कि मेरे पोर्टफोलियो से 5% चला गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं से रिकवर हो ही जाता है। जब जिस दिन ये कंप्लीटली डूब गया तो कंपनी नहीं डूबा तो कुछ अच्छे रिटर्न देखे ही जाएगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि इसमें क्वांटिटीज ज़्यादा ऐड होती जाएगी। जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज ऐड होगी, जितने स्पीड से ये आगे जाके बढ़ेगा, उतने ज़्यादा रिटर्न ये मुझे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टॉक के बारे में यही बताना है कि ये स्टॉक देखो जो है रियलिटी है कि ये स्टॉक मुझे भी जो लॉस दे रहा है तो लॉस यहाँ पर दिख रहा है, और प्रॉफिट देगा तो प्रॉफिट भी। तो एक टाइम पे मेरे इसके टारगेट के आसपास ये आ गया था। यहाँ पर मैं वीडियो का तो आपको वो भी लिंक दे दूंगा, सभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो मेरे टारगेट के आसपास आके ये बाद में रिवर्स चले गए।
प्रॉफिट बुकिंग आने वाली थी, प्रॉफिट आने वाले ही थे, लेकिन उसके पहले ये यहाँ पर मार्केट ने बाजी उल्टी कर दी है, यहाँ पर पलट दी है पूरी बाजी, और इसके वजह से बहुत सारे स्टॉक जो प्रॉफिट में चलते चलते यहाँ पर लॉस की तरफ निकल गए। तो ये रियलिटी है मार्केट की। कभी कभी तो एकदम टारगेट से 5 पैसा ही दूर रहता है टारगेट, और वहाँ से रिवर्स किया हुआ भी मैंने देखा है। तो इसीलिए एक मिनिमम टारगेट भी कभी कभी अचीव होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये मार्केट बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है, आपको सीखना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। ठीक है, तो ना मुझे ज़्यादा, देखो मेरा एक्सपीरियंस जितना है उस हिसाब से मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, तो लगभग 8 साढ़े 8 साल 9 साल के आसपास का मुझे ये स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस है। ठीक है, और इसमें भी मैंने काफ़ी लॉसेस देखे हैं और प्रॉफिट देखी है। हर टाइप का ट्रेडिंग किया हुआ है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, करेंसी ट्रेडिंग है, कमोडिटी ट्रेडिंग है, सब टाइप की है, स्विंग ट्रेडिंग है, तो सभी टाइप की। तो अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करता हूँ। तो उस हिसाब से देखो, अगर आपके पास पेशेंस है तो पैसा बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर जस्ट पेशेंस का काम है, तो यहाँ पर मैं पेशेंस रखता हूँ, और ये स्टॉक में से भी अच्छा खासा प्रॉफिट होके ही रहेगा। और ये प्रॉफिट की लिस्ट में आपको फ्यूचर में ये नजर आएगा कि किरिन इंडस्ट्रीज से कितना प्रॉफिट लिया, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक स्टॉक यहाँ पर जो मेरे पोर्टफोलियो में है, जब तक डूबेगा नहीं तब तक वो स्टॉक मेरे यहाँ पर ये प्रॉफिट्स के लिस्ट में दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सारे जो स्टॉक है वो आपको नजर आएंगे। अगर गलती से कोई स्टॉक कंपनी बंद पड़ जाती है, कोई भी एकदम बैड चीज़ हो जाती है उसके साथ, तो ही वो मेरा लॉस होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ये स्टॉक जो बताया उसमें 5% है, किसी में 2% का लॉस होगा, यानी पोर्टफोलियो का 2% है। ठीक है, कोई 2% होगा, कोई 10% है, तो ज़्यादा मैक्स टू मैक्स एक शेयर है जो 11% है, वो भी टाटा मेटालिक्स है। ठीक है, तो वो भी टाटा का शेयर है जो सबसे ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट। फिर यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प, तो ऐसे बड़े बड़े कंपनीज यहाँ पर सबसे हाई इन्वेस्टमेंट वाले हैं। बाकी सारे जो स्टॉक है थोड़े कम इन्वेस्टमेंट है, ये 2%, 4%, 5%, यानी 10% के अंदर ही मोस्ट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, तो आपको पोर्टफोलियो उसी तरीके से मेंटेन करना चाहिए, तभी आपका पोर्टफोलियो हमेशा पॉजिटिव भी रहेगा और उसके वजह से आपके रिटर्न्स हमेशा अच्छे ही दिखेंगे। ठीक है, और निफ्टी को आप यहाँ पर पीछे छोड़ सकते हो, इंडेक्स को पीछे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आज भी मैं इंडेक्स से आगे ही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कितने बार तो प्रॉफिट बुक करके मेरे पोर्टफोलियो पे हमेशा प्रॉफिट बुक कर करके उसमें से जो भी मेरा कैपिटल रेडी होता है या मुझे प्रॉफिट जो होता है जनरेट होता है, वो हमेशा जो निफ्टी अभी इंडेक्स रिटर्न देता है उससे कई गुना होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पर मुझे फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर जो भी मैंने बताया है ये स्टॉक के बारे में, तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपको अगर ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या आपको लगता है इसके बारे में, जो भी आपको लगेगा, देखो मेरा राय मैंने बता दिया है और मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर मैं किसी स्टॉक के बारे में पॉजिटिव बताऊँ और वो बंदा नेगेटिव है, तो उसको ज़्यादा बुरा लगता है, उसको गुस्सा आता है कि मैंने पॉजिटिव बोला ही कैसे। ठीक है, तो वो काफ़ी यहाँ पर फिर कमेंट में उनका चालू होता है, उनका ज्ञान चालू हो जाता है, ओनली कमेंट तक ही ज्ञान होता है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोगों को वो स्टॉक से हमेशा के लिए निकलना चाहिए या शेयर मार्केट से निकलना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट उन्होंने अच्छे से जाना ही नहीं है। शेयर मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। शेयर मार्केट एक बिजनेस टाइप है और रिस्क की मामला है। ठीक है, तो अगर जो रिस्क नहीं ले सकता है, जो इतने से रिस्क से अगर इतना हड़बड़ा जाता है, इतना वो रोता है इंसान, तो उस इंसान को यहाँ पर स्टॉक मार्केट से निकल के सेविंग अकाउंट में पैसे रखने चाहिए, एफडी में पैसे रखने चाहिए। एफडी बेटर रिटर्न देता है। देखो 1 साल से अगर आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो अगर आपने वो एफडी में रखे रहते तो आज आप प्रॉफिट में होते। तो इसीलिए एफडी में रखो, सेविंग में रखो, जो मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते हो। ठीक है, या वो रोते रहते हैं या उनको बुरा लगता है कि शेयर गिर रहा है, तो ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में रिस्क है। इसीलिए स्टॉप लॉस भी लोग बताते हैं, इसीलिए हर एक जन यही बताता है कि स्टॉप लॉस के साथ वो टारगेट बताते हैं। तो कोई यहाँ पर ये नहीं बताएगा ओनली टारगेट, स्टॉप लॉस नहीं बताएगा। लेकिन मेरे यहाँ पर मेरे चैनल पर मैं स्टॉप लॉस इसलिए नहीं बताता क्योंकि मैं खुद स्टॉप लॉस नहीं लगाता। मैं एवरेज करता हूँ, मैं नीचे के भाव पे भी खरीदता हूँ और ऑलरेडी पहले ही अच्छे स्टॉक लेके रखता हूँ। ठीक है, चाहे उसका टाइम कभी कभी खराब हो जाता है, बैड न्यूज़ आ जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन कंपनी ऑलरेडी पहले से अच्छी रहती है, बिजनेस अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें सोच के मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी होती है, आपको जो सही लगे आप वो किया करो। ठीक है, आपका डिसीजन आपको आगे लेके जाएगा, आपको प्रॉफिट देगा। मेरे डिसीजन ने जो प्रॉफिट दिए है मुझे, तो वो मैंने आपको दिखा दिए। ठीक है, तो या नहीं समझाए तो आप एक बार फिर से वो चीज़ें देख लेना। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। अच्छा लगा है वीडियो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय।